हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। और आज हम आपके लिए जो है बायोलॉजी में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी हालांकि इससे पहले हमने 20 पहले भी डाल चुके क्वेश्चन, 15 का भी वीडियो है हमारे पास और उसके बाद में 20 और आ रहा था। टोटल हमारी प्ले लिस्ट पे 55 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। आप लोग इससे जुड़े रहिएगा, मिनिमम 100 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें हम लघुत्तरी क्वेश्चन अति लघुत्तरी क्वेश्चन और विस्तृत क्वेश्चन सभी लेके चल रहे हैं। आप अगर हमारी प्लेलिस्ट से जुड़े रहते हो तो तब भी अच्छी मेरिट आप बना लेंगे। केवल विकल्पी प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, बाद बाकी सारे क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है पहला, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है या कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा कैसे होता है शुक्र जनन, क्या होता है। देखो ये होते हैं हमारे शुक्राणु, बहुत सरल सा इस टाइप का आप चित्र कहीं नहीं पाएंगे, बट कोशिश से मैंने निकाला हुआ है फिगर। तो शुक्राणु जनन क्या होता है एक बार समझिएगा। शुक्राणु इस टाइप का होता है, एक सर्प जैसा, जैसे सर्प में फन होता है, पूंछ होती पतली सी, ठीक वैसे ही स्पर्म होता है। मनुष्य का जो है आदमी का स्पर्म ऐसा हुआ करता है और ये इसका मध्य खंड होता है। इतना भाग ये मध्य खंड होता है। आखिरी भाग शीर्ष खंड होता है। शीर्ष में भी 3 भाग होते हैं। ये होता है गर्दन, तारक केंद्र कहते हैं। बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है और इस साइड में अग्रपिंडक होता है। इस अग्रपिंडक के साथ ही ये इसमें समाहित होता है और अंदर प्रवेश कर जाता है अंडाणु में, ठीक है। तो बीच का भाग ये पुच्छ होता है, ये अच्छी धागा होता है, धागे जैसे लास्ट में धागे जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसको अच्छी धागा कहते हैं। तो ये शुक्राणु का चित्र है, स्पेशल शुक्राणु का चित्र, भी प्रश्न भी आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। तो शुक्र जनन समझते हैं फिर शुक्राणु को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा शुक्र जनन। क्या होता है, पुच्छ लिखेंगे आप, शीर्ष पुच्छ, इसके 3 भाग होते हैं। शीर्ष होता है, मध्यखंड होता है, पूंछ होती है। पूंछ में ही अच्छी धागा होता है। शीर्ष में 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है अग्रपिंडक, ये फिर न्यूक्लियस होता है और इससे पहले बीच में ग्रीवा होती है, तारक केंद्र के ग्रीवा होती है। मध्यखंड हो गया, ठीक है। तो ये शुक्र जनन। अच्छा, अंडाणु कैसा होता है, प्रत्येक स्त्री में मॉनस्ट्रियल साइकिल एमसी के उपरांत हर 28वें दिन की जो मॉनस्ट्रियल साइकिल होती है एमसी, उसके बाद में क्या होता है कि एक अंडाणु का जन्म होता है। किसका? हर स्त्री में क्या होता है, एक अंडाणु का जन्म होता है। और उस अंडाणु में क्या क्या पाया जाता है, देखिए जरा कि सबसे पहले उसमें कूपिक कोशिकाएं पाई जाती है। कोरोना रेडिएट, ये जो बनी हुई है कोशिकाएं, ये कोरोना रेडिएट कूपिक कोशिकाएं कहलाती हैं। बीच में कोशिका द्रव्य, अच्छा केंद्रक यहाँ भी है, केंद्रक यहाँ भी है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। केंद्रक में ही डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, सब पड़े रहते हैं। तो केंद्रक वहाँ भी होता है, केंद्रक अंडाणु में भी होता है, केंद्रक शुक्राणु में भी होता है। और उसके बाद में इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है बहुत सारा। इसी में जब प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो है शुक्राणु जब पहुँचता है तो अंदर जा करके जो है इसमें गति करता है आगे। कार्टिकल ग्रेनुअल होता है, एक पॉइंट जो बन जाते हैं कार्टिकल ग्रेनुअल कहा जाता है। ये जोना पॉलीटिसेडा या तो जेलीकोट कहा जाता है। ये वाला जेलीकोट में ही जो है शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये शुक्र जनन अंड जनन का चित्र है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर चित्र बनाने के लिए आए तो आप इसको बढ़िया से बना सकें। इससे बढ़िया आप चित्र कहीं नहीं पाएंगे। पहले एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या होता है जरा देखिएगा, शुक्र जनन क्या होता है जरा देखिएगा। शुक्र जनन या वृषण की सुख बताइए। शुक्राणु मनुष्य आदमी में होते हैं, शुक्राणु आदमी मानव में होते हैं, और मानव में क्या होता है, वृषण होते हैं। मानव में वृषण होते हैं। तो वृषण टेस्टिल्स के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मानव में टेस्टिल्स होते हैं, टेस्टिल्स द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु। टेस्टिल्स का निर्माण कैसे होता है जब देखिएगा, इसका कोशिश करते हैं, हो सकता है मैं इसके माध्यम से आपको दिखा सके। देखिए देखो चित्र तो बढ़िया क्लैरिटी नहीं आ रही, चित्र ठीक ठाक नहीं मिल रहा। तो शुक्राणु है,
देखो ये देखते हैं, हाँ ये बढ़िया है। देखो एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो टेस्टिल्स क्या होते हैं, ये मनुष्य में वृषण होते हैं। वृषण क्या होते हैं, ये हमारा शिश्न हो गया। शिश्न के बाद में देखिए जरा, देखो ये शिश्न हो गया। शिश्न के बाद में ये मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के बाद में यहाँ पे सेमीवेस्कुलर, जहाँ से यहाँ मूत्राशय ब्लैडर होता है। मूत्राशय यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से आता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ से एक नली जाती है, ये वाली नली जो होती है ये क्या कहलाती है, बेस डिफेंसन कहलाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इधर आके ये इसको बोलते हैं टेस्टिस, वृषण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ये वृषण होता है। वृषण, वृषण क्या होते हैं, एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं। इस थैलीनुमा संरचना की वो होती है कि जब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है। वृषण को मिनिमम 35 डिग्री टेम्परेचर है। कितना डिग्री, ये वृषण जब ही स्पर्म बना सकेगा जब बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो, बाह्य टेम्परेचर। अब हमें पता है गर्मी के मौसम में बाह्य टेम्परेचर कितना चला जाता है, 45 डिग्री भी चला जाएगा। वो बॉडी का टेम्परेचर 37 जो होता है, 37 तो माना कि रहेगा ही, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में 37 डिग्री जब बॉडी का टेम्परेचर है, जब आप घूमे बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो और ज़्यादा हीट छोड़ेगा बॉडी। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये वृषण जो होती है, ये यहाँ पे जो खाल जो इसकी लगी होती है, यहाँ पे एक थैली होती है, फैल जाती है। और उसके बाद में सर्दी के मौसम में क्या होता है, जब बाहर टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री 8 डिग्री, तो ऐसी अवस्था में इसको तो चाहिए 35 डिग्री। तो इसीलिए क्या होता है, ऊपर की ओर सिकुड़ जाते हैं। सर्दियों में वृषण सिकुड़ जाते हैं, गर्मी में बाहर निकलते। तो इन्हीं टेस्टिल्स से, इन्हीं वृषण से किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण इससे हुआ करता है, स्पर्म का। तो देखिए जरा क्या होता है, ये वृषण नलिका, इसी को बोला जाता है वृषण जनन, ये स्पर्म जनन, अर्थात इसको क्या कहते हैं, इसको बोला करते हैं स्पर्म जनन कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, किसको, टेस्टिल्स को कहते हैं, वृषण को कहते हैं। अब देखिए जरा, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अंडाणु की बात करें, थोड़ा इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंडाणु की बात करें, अंडाणु किसका जनन कहाँ से होता है। अंडाणु हमने अभी बताया था, स्त्री में फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के पास में देखो ये रहा, ये वृषण हो गए मानव में, मैं तो आपको भी बता चुका हूं। उसके बाद में हम लोग देखिए ये हो गया, ये अंडाणु होते हैं। ये क्या होते हैं, जो अंडाणु कहाँ से बनते हैं, थोड़ा एक बात समझिएगा। ये योनि हो गई, ये योनि मार्ग हो गया, ये हो गई कौन सा, ये पार्ट योनि कहलाता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। उसके बाद में एक ग्रीवा ये होता है, इस टाइप से ये गर्भाशय होता है, गर्भाशय होता है। और जब सेक्स के उपरांत क्या होता है, जो स्पर्म्स निकलते हैं वो यहाँ पे आकर के, उसके बाद में इधर ये दिख रहे हैं आपको अंडाशय, इसको ओवेरी डक्ट कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। और ये भुजा ओवेरी डक्ट कहलाती है, गर्भाशय नली कहलाती है, ओवेरी डक्ट, ठीक है। यहाँ से प्रत्येक हार्मोनिस्टिक साइकिल 28 दिन के अंतराल पे यमसी के दौरान क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। एक अंडाणु, किसी में कभी इधर से अंडाणु बनेगा, कभी इधर से, केवल एक ही अंडाणु बनेगा। स्पर्म लाखों बनते हैं लेकिन अंडाणु केवल एक बनता है। और वो अंडाणु यहाँ से किसके द्वारा, गर्भाशय नली के माध्यम से यहाँ आता है। और यहाँ आने के बाद में जो है यहाँ गर्भाशय में आ जाता है। इधर से क्या होता है, स्पर्म यहाँ से चलते हैं और जब इनका समेकन होता है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लास्टोमियर 8 कोष की, 32 कोष की भ्रूण बनता है, 64 कोष के बनता है। धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो वो स्थानांतरित कहाँ होता है, या फंडस में। फंडस ये गर्भाशय का हिस्सा है, गर्भाशय में स्थानांतरित होता है, ठीक है।
तो ये कोई पूछे अंडाणु कहाँ से बनते हैं, तो अंडाणु बनते हैं अंडाशय से, अंडाशय इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इसको फैलोपियन ट्यूब कहा करते हैं, इसको क्या बोला करते हैं, फैलोपियन नलिका कहते हैं, ठीक है, नलिका। तो ये हो गया हमारे पास शुक्रजनन और अंडजनन, ये प्रोसेस अंडजनन हो गया, वो शुक्रजनन हो गया, ठीक है। अब हम देखिए जाए, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसमें, जरा देखिएगा प्रश्न। अब देखिए आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेम ही था। क्या क्वेश्चन कर रहा था, शुक्रजनन, यह क्रिया वृषण की शुक्र नलिकाओं में होती है, तो यह क्रिया अंडाशय की अंड नलिकाओं में, वो वृषण की शुक्र नलिकाओं में होगी, ये अंड नलिका कर सकते हैं केवल अंडाशय में। हमने भी बताया था ओवेरी में, अंडाशय में इसका निर्माण होता है, उसका वृषण में होता है। गुणन अवस्था में शुक्रजनों के समूह नहीं बनते हैं, जो गुणन प्रोसेस होती है जब ये बन रहे होते हैं तो ग्रुप नहीं बनता है, धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन इसमें अंडजनों के समूह बनते हैं। फिर उसके बाद में एक अंडाशय परिपक्व, अंड परिपक्व होता है, वही बाहर निकल आता है, ठीक है। वृद्धि परावस्था में शुक्र जनन में पीत संचित नहीं होता, लेकिन यहाँ पीत संचित होता है। इसमें लिखेंगे गुणन में शुक्रजनों के समूह नहीं बनते, यहाँ समूह बनते हैं। वृद्धि जनन में, वृद्धि प्रावस्था में पीत संचित नहीं होता, पीला भाग शुक्राशय में, ठीक है, संचित नहीं होता, यहाँ संचित होता है। विभाजन के समय एक शुक्रजनन से 4 पूर्व शुक्राणु बनते हैं। एक शुक्रजन जब बॉडी जब प्रवेश करता है अंडाणु में, तो अंडाणु के समेकन के बाद एक शुक्रजन से 4 शुक्रजन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अंडाणु बनता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण, अभी मैंने बताया था, इससे 1 से 4 बनते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए लाखों स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, यहाँ केवल एक ही अंडाणु बनता है, ठीक है। इसमें शुक्राणु का निर्माण कायांतरण द्वारा होता है, लेकिन अंडाणु का निर्माण परिपक्व विभाजन द्वारा होता है। जो अंडाणु हमने बताया था, अंडाणु का समूह होता है, बहुत सारे अंडाणु का समूह होता है, लेकिन उनमें से जो एक परिपक्व हो जाता है वही अंडाणु बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर इसका निर्माण कायांतरण द्वारा होता है, ठीक है। तो ये शुक्रजनन और अंडजनन में अंतर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मैंने वैसे भी जो भी क्वेश्चन अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा उनको बढ़िया से। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का आंसर आप पाएंगे नहीं, मैं बहुत मुश्किल से मैंने क्रिएट किए हुए आंसर। देखो अगला क्या, अगला हमारा आएगा क्वेश्चन, संभार तंत्र को हम बाद में पढ़ते हैं, इसके बारे में इसी लेवल का पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। तो मानव शुक्राणु आपको बताना है। देखिए क्या होता है मानव शुक्राणु, हालांकि इसका आकार 60 म्यूएम का होता है। मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है, 60 म्यूएम। इसका आकार कितना होगा, आकार इसका होगा 60 म्यूएम। इस शुक्राणु का आकार 60 म्यूएम का होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, देखो इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले कौन होता है, शीर्ष होता है, टोपी नुमा संरचना होता है, इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। इसके अग्रभाग पर टोमी नुमा संरचना होती है, इसे अग्रपिंडक कहते हैं। कैसे लिखेंगे, या शीर्ष भाग, शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग शीर्ष भाग कहलाता है। इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं, और इसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, नाभिक अर्थात केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है, अगुणित केंद्रक पाया जाता है, और इसके पिछले भाग पर ग्रीवा होती है, गर्दन, ठीक है। तो ये तो नंबर 1 शीर्ष भाग हो गया। नंबर 2 मध्य भाग में ग्रीवा भी आएगी। यहाँ पे जब हमने 4 भाग किए हुए हैं, तो दूसरा पहला भाग कैसे लिखोगे आप, शुक्राणु का शीर्ष सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है, और इसके अग्रभाग पर टोमीनुमा संरचना होती है, इसे अग्रपिंडक कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है ग्रीवा। ग्रीवा बिल्कुल भाग थोड़ा छोटा होता है, इसमें 2 तारक केंद्रक होते हैं। अग्र तारक केंद्रक प्राय ग्रीवा में होता है, दूसरा तारक केंद्रक शुक्राणु के अच्छे सूत्र का निर्माण करता है। ग्रीवा में क्या होता है, इसमें 2 तारक केंद्रक, ये रहा ग्रीवा, ये तारक केंद्रक है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, ये वाला दूसरा तारक केंद्रक। बताइए, पहले इसको एक बार हटा लेते हैं, फिर आपको समझाएं। देखो सुनो, इसमें क्या होता है, देखो कैसे लिखेंगे, ग्रीवा या अग्र या शीर्ष के बाद में शीर्ष को छोड़कर इसका बाहरी दूसरा भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, जो 2 तारक केंद्रक होते हैं। पहला तारक केंद्र ग्रीवा का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा तारक केंद्र इसके पुच्छ भाग का निर्माण करता है, पुच्छ भाग से जुड़ा रहता है। समझिए ग्रीवा में कितने तारक केंद्रक होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, यही मैंने अभी बताया हुआ है। तीसरी बात, 2 चित्र भी आप आसानी से बना सकते हैं। अग्रपिंडक बना देना,
न्यूक्लियस बना देना, एक तारक केंद्र दूसरा तारक केंद्र, ये यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े रहते हैं। फिर क्या है तीसरा भाग, मध्य भाग, या शुक्राणु का शक्ति ग्रह कहलाता है। मध्य भाग पावर हाउस होता है, शक्ति ग्रह कहलाता है। सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में देते हैं। मध्य भाग में ये जो ग्रीन आपको येलो येलो भाग जो दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पड़े रहते हैं। जब शुक्राणु जब गति करता है तो गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है शुक्राणु को, वो कहाँ से मिलती है, इसी से ऊर्जा मिला करती है। तो देखिए जरा, मानव अंडा, तो हाँ किसकी हम बात कर रहे थे, शुक्राणु की। तो मध्य भाग सबसे पहले हो गया शीर्ष भाग, दूसरा होगा ग्रीवा। ग्रीवा में दो तारक केंद्र होते हैं, पहला तारक केंद्र ग्रीवा का निर्माण करता है, दूसरा तारक केंद्र पूंछ का निर्माण करता है। तीसरा नंबर हमारे इसी में क्या होता है, तारक केंद्र के बीचों बीच में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहते हैं जो शुक्राणु को शुक्राणु गति करता है। गति करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, एक गति करने के लिए शुक्राणु को ऊर्जा देते हैं एटीपी के रूप में। तीसरा नंबर मध्य, चौथा नंबर क्या होता है, पूंछ होता है। शुक्राणु का अंतिम सबसे लंबा भाग पूंछ होता है जो जीव द्रव्य झिल्ली के रूप में होता है। ये वाला चौथा भाग क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है। और ये जीव द्रव्य, पूरा जीव द्रव्य भरा हुआ है, जीव द्रव्य झिल्ली के रूप में पाया जाता है। ये शुक्राणु का अंतिम भाग। शुक्राणु का चित्र आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर सा चित्र है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें दोनों का। अब इसके बाद हम अंडाणु पढ़ेंगे, मानव अंडाणु की संरचना। देखो अंडाणु भी हम देख चुके हैं, अंडाणु में भी एक न्यूक्लियस होता है, कंडीशन सेम है। मानव अंडाणु को डिंब क्या कहते हैं, अंडाणु को डिंब या अंडा कोशिका कहा जाता है। मानव अंडाणु को डिंब या अंडा कोशिका कहा जाता है। मादा प्रजनन कोशिका होती है। मादा अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या 23, हालांकि शुक्राणु में भी 23, वहाँ भी 23 होते हैं। मानव शुक्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक होती है। अंडाणु क्या लिखेंगे, मानव प्लस ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन, अंडाणु। और वैसे भी शरीर सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। मुर्गी का लोग कहते हैं अंडा, अंडा शाकाहारी होता है, शाकाहारी क्या होता है, मांस से बनता है। दूसरी बात क्या है कि उसमें अंडा जो होता है वो मुर्गी का मासिक धर्म होता है। जैसे स्त्री में मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के बाद में अंड बनता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु जो है गर्भाशय में रहता है लेकिन ये बाहर निकल आता है, ठीक है। वहीं पर समीकरण होने के बाद में फिर इसमें अंड बनता है, अंडे में ही जो है बाहर प्रवर्धन करता है आगे, ठीक है। तो मानव अंडाणु जो होता है डिंब या अंड कोशिका कहलाता है। मादा प्रजनन कोशिका होती है। अंडाणु में कोशिका संख्या 23 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दूसरी बात क्या होती है, ये कैसे बनता है, तो पहली बात है अर्धसूत्री विभाजन के जरिए बनता है। कोई पूछे कि अंडाणु कैसे बनता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडाणु अगुणित तो होता है, यानी गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में से केवल एक ही जोड़ा। अंडाणु जो होता है अगुणित तो होता है, 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, 46 का केवल एक ही जोड़ा आएगा। 23 ही जोड़ते हैं, इसलिए गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 होते हैं, नहीं तो 46 नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसको अगुणित कहा जाता है। अंडाणु अपीतकी, इसमें पीला भाग नहीं होता। मैंने अभी बताया था आपको, आप लोग अभी जस्ट बात करें इससे पहले, पीला भाग की मैंने ऊपर शुरू में बताया हुआ था कि इसमें पीतक कब बनता है, ये रहा। यहाँ पीतक संचित नहीं होता है लेकिन यहाँ पे पीतक संचित होता है, ठीक है। तो इसमें पीला भाग उपस्थित रहता है अंडाणु में। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए जरा, कि अगुणित इसमें बहुत कम मात्रा, हालांकि अपीतकी यानी टोटल पीला भाग होता है। जो अपीतकी का मतलब बिना पीला भाग कितना होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, टोटल भाग पीला होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, अंडाणु पर 2 आवरण होते हैं। एक अकोशिकीय आवरण जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। एक क्या होता है, अकोशिकीय आवरण होता है। अंडाणु पर 2 आवरण होते हैं। एक कौन सा होता है, अकोशिकीय, ये वाला, ये आवरण जो होता है अकोशिकीय होता है। इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जेली कोट कहते हैं। अंडाणु पर 2 प्रकार के आवरण होते हैं, एक अकोशिकीय आवरण, दूसरा बहुकोशिकीय आवरण जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सारे कोरोना रेडिएटा नहीं दर्शाया हुआ है, दर्शाया है भैया, ये कूप कोशिकाएं कोरोना रेडिएटा। तो क्या लिखेंगे आप, सुनिए एक बार समझना कि अंडाणु पर 2 आवरण होते हैं, ठीक है। एक होता है अंतः आवरण जो कोशिका द्रव्य से बना होता है, इसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और एक बाह्य आवरण होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोपिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। तो 2 भाग इसके अंडाणु के होते हैं। चित्र ध्यान से देख लो, चित्र में जो मैंने वहाँ लिखा वही सब चित्र में दिखाया गया है। इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात ये अगुणित होता है।
दूसरी बात, अंडाणु चयापचय से सक्रिय होता है, उपापचय क्रियाएं उसमें होती हैं। अंडाणुओं के संग्रहित अंडाशय अंडाणुओं को संग्रहित करने और उत्पादित करने का काम करता है। अंडाशय में होता है हर मासिक धर्म चक्र में एक परिपक्व अंडाणु जारी होता है। कितना होता है? परिपक्व अंडाणु। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको हमने शुक्राणु समझाया, अंडाणु समझाया, शुक्रजनन समझाया और अंडजनन समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हमें टोटल 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं। कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आज के लिए। तब तक आप ये 3 क्वेश्चन तैयार करिएगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।